स्रोतों के संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के इतिहास के एक ऐसे दौर पर गहराई से बात करने वाले हैं जो आज भी काफी चर्चा में रहता है, वो दौर जिसे अक्सर जंगल राज कहा जाता है। जी। हमारे पास इस पर कुछ लेख और नोट्स हैं। ये 1990 से 2005 के बीच जो बिहार की स्थिति थी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उसके कारण क्या थे, उसके असर क्या हुए, उस सब पर रोशनी डालते हैं। तो हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से खास जानकारी निकालें ताकि इस मुश्किल दौर की एक साफ तस्वीर बन सके। तो चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल। जंगल राज, ये शब्द सुनते ही बिहार के बारे में खास इमेज दिमाग में आती है। इसका इस्तेमाल होता है मुख्य रूप से 1990 से 2005, मतलब वो 15 साल। 15 साल। हाँ, जब पहले लालू प्रसाद यादव और फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी, इनके नेतृत्व में आरजेडी की सरकार थी। अच्छा। असल में ये शब्द प्रतीक बन गया, आप कह सकते हैं, कानून व्यवस्था के बिल्कुल चरमरा जाने का। मतलब भयंकर भ्रष्टाचार, प्रशासन का पूरी तरह बैठ जाना। ये उस तरफ इशारा करता है जहां लग रहा था कि भाई कानून का राज नहीं है, बल्कि अपराध, राजनीति और करप्शन का जो गठजोड़ है उसका राज चल रहा था। हाँ, और ये बात भी है कि इस दौर को लेके नजरिया बिल्कुल बटा हुआ है। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं। कुछ समर्थक मानते हैं कि ये हाशिए पर जो समुदाय थे, बिल्कुल पिछड़ी जातियां, दलित, उनके सामाजिक न्याय और उनको आवाज देने का दौर था। और दूसरी तरफ जो आलोचक हैं, जैसे स्रोतों में अमित शाह के भाषणों का जिक्र है, वो कहते हैं कि ये एक काला अध्याय था जिसने बिहार को मतलब कई साल पीछे धकेल दिया। अर्थव्यवस्था, समाज, सब पर बुरा असर पड़ा। यही चीज इसे इतना पेचीदा बनाती है। सही कहा। अच्छा, तो ये जो जंगल राज वाला दौर है, इसकी टाइमलाइन क्या है? मतलब कब से कब तक मानते हैं इसे? देखिए, मुख्य रूप से तो ये 1990s में शुरू होता है जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने। ओके। और खत्म होता है 2005 में जब एनडीए की जीत हुई। इसे हम कुछ हिस्सों में देख सकते हैं, जैसा स्रोतों में भी बताया गया है। हाँ। पहला दौर मान लीजिए 1990 से 97, ये लालू यादव का सीधा शासन था। वो मंडल कमीशन वाली जो लहर थी उसके बीच सत्ता में आए थे। हाँ, मंडल का दौर था वो। जी। उनका जोर सामाजिक न्याय पे ज्यादा था, विकास पर उतना नहीं। और इसी दौर में वो अपराधियों को राजनीतिक शेल्टर मिलने के संकेत भी शुरू हुए। अच्छा। और फिर 1996 में वो चारा घोटाला सामने आ गया। हाँ, चारा घोटाला, वो तो बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा, उसने तो देश को हिला दिया था। और उसी के चलते 97 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर दूसरा दौर आया। हाँ, दूसरा दौर 97 से 2000। जब चारा घोटाले में नाम आया तो लालू यादव ने वो एक तरह से सबको चौंकाते हुए अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। इस दौरान अपहरण, मतलब किडनैपिंग, वो एक इंडस्ट्री जैसा बन गया और जातीय हिंसा बहुत भयानक बढ़ी। पुलिस का तो जैसे कोई असर ही नहीं रह गया था। एक मिनट, क्या ये सही है कि जंगल राज शब्द पहली बार पटना हाई कोर्ट ने यूज किया था, पर वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं था? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, स्रोतों में मिलता है। 1997 में पटना हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी, लेकिन वो पटना शहर की जो हालत थी, गंदगी, सिविक कम्युनिटीज का बुरा हाल, कुप्रबंधन, उसको लेकर की थी। अच्छा, मतलब शहर की हालत पर। जी, सीधे अपराध पर नहीं। पर बाद में ये शब्द जो है वो बिगड़ती कानून व्यवस्था का ही सिंबल बन गया। फिर तीसरा दौर 2000 से 2004। साल 2000 में बिहार बंट गया, झारखंड अलग राज्य बना। हाँ, विभाजन हुआ था। सोचा गया कि शायद छोटा राज्य होगा तो हालात सुधरेंगे, पर बिहार की जो असली समस्याएं थी वो वैसी ही रहीं। सिवान में जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनका दबदबा बिल्कुल पीक पर था। इंडस्ट्रीज बाहर जा रही थी। और फिर आखिरी दौर, चौथा और आखिरी दौर 2004-2005। यहां से बदलाव के संकेत मिलने लगे। इंडिया, मतलब नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी। हाँ, नीतीश कुमार। उन्होंने जंगल राज खत्म करने और सुशासन लाने का नारा बहुत जोर शोर से उठाया। 2004 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को झटका भी लगा। और फिर नवंबर 2005 के जो विधानसभा चुनाव हुए, इसमें 15 साल बाद आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई। ये भी एक बात है कि इसी दौर में 1992 में बाबरी मस्जिद वाली घटना हुई थी, जिसने देश में कई जगह तनाव फैलाया। लेकिन स्रोत बताते हैं कि बिहार में उस लेवल के दंगे नहीं हुए। कुछ लोग इसका क्रेडिट लालू यादव के MYD समीकरण को देते हैं। हाँ, मुस्लिम यादव दलित। हाँ, कि शायद उसने एक तरह की कम्युनल स्टेबिलिटी बनाए रखी, भले ही दूसरी तरफ की हिंसा बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल, ये इस दौर का एक और अजीब सा कॉन्ट्रास्ट है। अब सवाल ये है कि भाई बिहार में ऐसी नौबत आई ही क्यों? मतलब क्या कारण थे इसके पीछे? सिर्फ एक वजह तो नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, ऐसी स्थिति बनी कैसे? क्या ये रातों रात हो गया? नहीं, रातों रात तो कुछ नहीं होता। इसके बीज तो मतलब पहले से मौजूद थे। अच्छा।
सबसे बड़ा फैक्टर तो वहाँ का जातीय समीकरण। बिहार का समाज हमेशा से बहुत गहरी जातीय लाइनों में बटा रहा है। सवर्ण जातियों का दबदबा था पारंपरिक रूप से। लालू यादव की आरजेडी ने मंडल कमीशन के बाद जो माहौल बनाया, हाँ उसका फायदा उठाया हाँ। और पिछड़ी जातियों, दलितों और मुसलमानों का एक बहुत मजबूत गठबंधन बनाया, MYD। मुस्लिम करीब 17%, यादव 14%, दलित 16%। हाँ, बिहार के पॉलिटिक्स में कास्ट तो हमेशा से बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस MYD समीकरण ने यकीनन उन तबकों को आवाज दी, सम्मान दिया, जो सदियों से दबे हुए थे। ये बात तो है। हाँ, वो तो जरूरी था। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये हुआ कि जो सवर्ण जातियां थीं वो एकदम से अलग थलग महसूस करने लगीं। इससे सामाजिक तनाव बढ़ा, टकराव बढ़ा और फिर वो नारा आया, सम्मान चाहिए, विकास नहीं। वो नारा तो बहुत फेमस हुआ था। ऐसा लगा जैसे प्रायोरिटी बिल्कुल साफ कर दी गई हो। हाँ, वो सिर्फ नारा नहीं था, वो एक तरह से पूरी राजनीतिक स्ट्रैटेजी थी कि विकास की कीमत पर सत्ता का समीकरण साधा जाए। स्रोत यही दिखाते हैं कि ये सशक्तिकरण हुआ तो, पर व्यवस्था की कीमत पर। और क्या कारण थे? दूसरा बड़ा कारण था अपराधियों को कथित राजनीतिक संरक्षण। आरोप लगते हैं, गंभीर आरोप हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए आरजेडी नेताओं ने बाहुबलियों को, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं को प्रोटेक्शन दिया। अच्छा, किस लिए? कहा जाता है कि ये लोग वोट जुटाने में, बूथ कैप्चरिंग में, विरोधियों को डराने धमकाने में मदद करते थे। इससे वो खतरनाक अपराधी राजनेता वाला नेक्सस बन गया। समझ गई। तीसरा, संस्थाओं का क्षय। देखिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ आरजेडी के दौर में नहीं आई, ये कांग्रेस के टाइम से चली आ रही थी। ब्यूरोक्रेसी में करप्शन बहुत गहरा था। सरकारी डिपार्टमेंट्स, खासकर पुलिस फोर्स, स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे थे। एक सोर्स तो ये भी कहता है कि कुछ जिलों में पुलिस फोर्स में 80% तक पद खाली थे। 80%? ये तो अविश्वसनीय। फिर तो कानून का राज कैसे चलेगा? बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता। और जो पुलिस वाले थे भी, वो अक्सर या तो नेताओं के दबाव में लेते थे या फिर खुद करप्शन में शामिल पाए जाते थे। सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका था। चौथा फैक्टर था आर्थिक ठहराव। इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में थी। साल 2000 के आसपास बिहार की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 5,000 रुपए के करीब थी, जबकि देश का एवरेज 20,000 रुपीस था। ओह, बहुत बड़ा फर्क है तो। जी, भयंकर बेरोजगारी थी। अब ऐसे में क्या होता है, बहुत से नौजवानों के लिए अपराध एक तरह से आसान रास्ता बन जाता है। और फिर वो चारा घोटाला भी था। हाँ, पांचवा और बहुत बड़ा पॉइंट, चारा घोटाला। 1996 में जब ये सामने आया, 900 करोड़ से ज्यादा का स्कैम। ये सिर्फ करप्शन नहीं था, ये दिखाता था कि सिस्टम कितना सड़ चुका है। उसमें मुख्यमंत्री लालू यादव का नाम आना, उनकी गिरफ्तारी, फिर जमानत और फिर पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाना, इसने पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। जिंदगी कैसी थी, जमीन पर क्या माहौल था, स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? जमीनी हकीकत तो काफी डरावनी थी, जैसा स्रोत बताते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरह बैठ जाना ही इस दौर की सबसे बड़ी पहचान थी। वो अपहरण उद्योग वाली बात, फिरौती के लिए किडनैपिंग एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बन गया था। 90s के आखिर तक हर साल 1000 से ज्यादा केस रजिस्टर हो रहे थे। 1000 से ज्यादा हर साल? हाँ, और एक आंकड़ा है कि सिर्फ 2001 से 2005 के बीच ही 1778 अपहरण ऑफिशियल रिकॉर्ड में थे। असल नंबर तो शायद इससे कहीं ज्यादा हों। बाप रे, ये आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। स्रोतों में ये भी है कि कैसे डॉक्टर्स, व्यापारियों को राज्य छोड़ना पड़ा इसकी वजह से। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, जो भी थोड़ा ठीक ठाक कमा रहा था, उसका अपहरण आम बात हो गई थी। इससे समाज में डर ऐसा फैला कि बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन और कैपिटल फ्लाइट हुई बिहार से। लोग शाम होने के बाद घर से निकलने में डरते थे। और हत्याएं, रंगदारी, वो तो जैसे रोज की बात हो गई थी। हत्या, लूटपाट, रंगदारी, एक्सटॉर्शन। राजनीति का अपराधीकरण भी चरम पर था। बिल्कुल, ये सिर्फ आरोप नहीं थे। 2005 आते आते आरजेडी के 50 से ज्यादा विधायकों पर हत्या, अपहरण जैसे सीरियस क्रिमिनल केस थे। बाहुबली नेता खुलेआम घूमते थे, कानून जैसे उनकी जेब में था। और जातीय हिंसा, गांव में हालत और भी खराब थी। अलग अलग जातियों ने अपनी प्राइवेट सेनाएं बना ली थी। प्राइवेट सेनाएं? हाँ, रणवीर सेना और भी कई थी। इनके बीच खूनी लड़ाइयां होती थी। 1997 का वो लक्ष्मणपुर बाथेवाला नरसंहार वो सबसे भयानक उदाहरण है, जहां रणवीर सेना, जिसे सवर्णों की सेना माना जाता था, उसने 58 दलितों को बेरहमी से मार दिया था। ऐसी कई घटनाएं हुई। स्रोतों में कुछ खास चेहरों और केसों का भी जिक्र है ना, जो इस दौर के सिंबल बन गए। हाँ, कुछ नाम और घटनाएं तो बिल्कुल जंगल राज का चेहरा बन गए। जैसे? मोहम्मद शहाबुद्दीन,
सिवान के आरजेडी सांसद, उन पर तो मतलब अनगिनत आरोप थे, हत्या, किडनैपिंग, एसिड अटैक। बाद में हत्या में सजा भी हुई। 1999 में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की साजिश का आरोप। हाँ, सुना है। 2001 में पुलिस के साथ उनके गांव में भयंकर गोलीबारी हुई थी। ओहो। 1998 में एक गवाह थे थोटालाल गुप्ता, उनको तेजाब से अंधा करने का आरोप लगा। 2004 में एक पुराने किडनैपिंग और मर्डर केस में उनको सजा हुई, तो उसे एक बड़े बदलाव की तरह देखा गया। और वो आनंद मोहन वाला केस? हाँ, आनंद मोहन मामला 1994, वो भी बहुत शॉकिंग था। गोपालगंज के डीएम थे जी कृष्णैया, एक दलित आईएएस ऑफिसर। उनकी एक भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी, और उस भीड़ को लीड कर रहे थे खुद नेता आनंद मोहन सिंह। उन्हें बाद में सजा भी हुई। ये घटना मतलब जातीय तनाव और लॉ एंड ऑर्डर के पूरी तरह फेल हो जाने का प्रतीक बन गई थी। और साधु यादव, सुभाष यादव? हाँ, ये लालू यादव के साले थे। इन पे मुजफ्फरपुर, वैशाली साइड में किडनैपिंग और रंगदारी के बड़े सिंडिकेट चलाने के आरोप थे। 1999 में एक बिजनेसमैन थे, राजेंद्र गुप्ता। उनका अपहरण हुआ, उन्हें टॉर्चर किया गया और उनकी मौत हो गई। इस केस ने सबको हिला दिया था। कहा जाता है कि इनके डर से कई इंडस्ट्रीज, खासकर चीनी मिलें, या तो बंद हो गईं या बिहार छोड़कर चली गईं। और भी घटनाएं थीं शायद? अनगिनत थीं। दिन दहाड़े मर्डर हो जाते थे, जैसे वो 2003 का पटना बेकरी हत्याकांड। महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी, जिसकी एक भयानक गूंज हमें बहुत बाद में 2018 के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में सुनाई दी। हाँ। ये दिखाता है कि उस दौर में जो इम्प्यूनिटी यानी सजा से बचने का भाव पैदा हुआ, वो कितना लंबे समय तक रहा। इतने सारे भयानक घटनाक्रम, बिहार के समाज और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ा? जाहिर है बहुत गहरा रहा होगा। असर तो बहुत ही गहरा और विनाशकारी था। शायद उसके निशान आज भी पूरी तरह नहीं मिटे हैं। सामाजिक तौर पर? सामाजिक तौर पर सबसे बड़ा असर था डर का माहौल। लोग सेफ महसूस नहीं करते थे। शाम के बाद बाहर निकलना, बच्चों को स्कूल भेजना, एक जिले से दूसरे जिले जाना, सब रिस्की लगता था। जाति ध्रुवीकरण बहुत बढ़ गया। हालांकि जैसा हमने पहले कहा, बड़े हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए, वो एक अजीब बात है, लेकिन जाति हिंसा ने गांव के समाज को बुरी तरह तोड़ दिया था। लोग अपना घर बार छोड़कर भागे भी। और आर्थिक असर? अर्थव्यवस्था तो जैसे रुक ही गई थी। स्टेट की ग्रोथ रेट गिरकर 2.8% सालाना रह गई थी, जबकि इंडिया 5.6% से बढ़ रहा था। असुरक्षा और बिजली, सड़क जैसी बेसिक चीजों की कमी के कारण इंडस्ट्रीज भाग गईं। स्रोत बताते हैं कि 90 से 2005 के बीच 40 से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गईं। सड़कें तो गड्ढों के लिए मशहूर थी, मजाक में गड्ढा राज कहते थे लोग। हाँ, सुना है। बिजली का तो हाल यह था कि घंटों नहीं, दिनों तक कटती थी। कई इलाकों में 20-20 घंटे बिजली नहीं आती थी। और इसी वजह से फिर वो पलायन शुरू हुआ है ना, बड़े पैमाने पर। बिल्कुल, इसी का सीधा नतीजा था मैसिव माइग्रेशन। हर साल 20 लाख से ज्यादा बिहारी मतलब रोजगार, सुरक्षा, बेहतर जिंदगी की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने लगे। बिहार की पहचान बन गई बीमारू राज्यों में। बीमारू? हाँ। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये इन राज्यों के पिछड़ेपन को दिखाता था। मतलब एक बीमार राज्य पर कर्ज बढ़ता गया और एजुकेशन, हेल्थ जैसी बेसिक सर्विसेज बिल्कुल बैठ गईं। 2001 में बिहार का लिटरेसी रेट सिर्फ 47% के आसपास था। सिर्फ 47%? जी। और इसका एक लंबा असर ये हुआ कि एक बिहारी स्टिग्मा सा बन गया, जो आज भी कभी-कभी दूसरे राज्यों में बिहारियों को झेलना पड़ता है। और जैसा स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ इतिहास नहीं है। अभी अक्टूबर 2025 की हालिया सोशल मीडिया चर्चाओं में भी ये मुद्दा उठा, जैसे बीजेपी का शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी का टिकट मिलने पर जंगल राज की वापसी की चेतावनी देना। तो ये जो इतना भयानक दौर था, ये खत्म कैसे हुआ आखिर? कुछ बदला? इसका अंत हुआ मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक तरीके से, मतलब चुनावों से। लोगों का गुस्सा और बदलाव की इच्छा वोटों में बदली। 2004 के लोकसभा चुनाव में ही आरजेडी की सीटें कम हुईं, वो एक संकेत था। फिर नवंबर 2005 के विधानसभा चुनाव, उसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने सुशासन यानी गुड गवर्नेंस का वादा किया। नतीजा ये हुआ कि गठबंधन को 243 में से 143 सीटें मिली और आरजेडी के 15 साल के राज का अंत हो गया। फिर नीतीश सरकार ने क्या किया? सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को टॉप प्रायोरिटी बनाया। बड़े पैमाने पर पुलिस रिफॉर्म्स हुए, 1 लाख से ज्यादा पुलिस वालों की भर्ती हुई, अपराधियों पर तेजी से मुकदमे चलाने के लिए स्पीडी ट्रायल शुरू किए गए। मोहम्मद शाहुद्दीन समेत कई बाहुबलियों पर कानूनी कार्रवाई हुई, उन्हें जेल भेजा गया। इसका असर भी दिखा। स्रोत बताते हैं कि 2009 तक स्टेट में क्राइम रेट करीब 50% कम हो गया था और रुकी हुई इकोनॉमी ने भी रफ्तार पकड़ी।
ग्रोथ रेट 11% तक पहुंच गई थी। 11%? काफी बड़ा जंप है ये तो। जी बिल्कुल। और आज के समय में इसकी क्या रेलेवेंस है? क्या ये सब अब बस पुरानी बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा हमने देखा, जंगल राज आज भी बिहार की पॉलिटिक्स में एक बहुत पावरफुल और इमोशनल मुद्दा है। 2025 के चुनाव प्रचार में भी स्रोत बताते हैं कि अमित शाह जैसे बड़े नेता आरजेडी पर इसे वापस लाने का आरोप लगा रहे हैं। भले ही अब पार्टी की लीडरशिप नई पीढ़ी जैसे तेजस्वी यादव के हाथ में है, ये दिखाता है कि उस दौर की यादें कितनी गहरी हैं लोगों के मन में। लेकिन क्या सारे आंकड़े हमेशा इस जंगल राज वाली इमेज को सपोर्ट करते हैं? ये एक मुश्किल सवाल है। एनालिस्ट इस पे बहस करते हैं। कुछ आंकड़े शायद ये दिखाते हैं कि लालू यादव के टाइम में क्राइम बढ़ने की जो दर थी वो शायद पहले से कम हुई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन जो अपराधों का नेचर था, जैसे वो किडनैपिंग इंडस्ट्री, जातीय नरसंहार, पॉलिटिकल मर्डर, वो इतने भयानक थे और मीडिया कवरेज इतना ज्यादा था कि डर का माहौल बिल्कुल अभूतपूर्व बन गया था। समझ गया। ये दौर एक चेतावनी भी है कि कैसे पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स अगर बिना रोक टोक के चले तो वो इंस्टीट्यूशंस को खोखला करके माफिया राज को जन्म दे सकती है। और साथ ही ये बिहार के उस अनोखे सोशल फैब्रिक को भी दिखाता है जिसने इतनी उथल-पुथल के बीच भी बड़े पैमाने पर कम्युनल हार्मनी बनाए रखी। तो कुल मिलाकर हमने इन स्रोतों के आधार पर समझा कि कैसे जंगल राज शब्द बिहार में 1990 से 2005 के बीच लॉ एंड ऑर्डर के खत्म होने, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में क्राइम के बढ़ने, इकोनॉमी के रुक जाने और गहरे सामाजिक बंटवारे का प्रतीक बन गया। बिल्कुल। हमने इसके पीछे के जो जटिल कारण थे उनको समझा, जिसमें वो कास्ट इक्वेशंस, संस्थाओं की कमजोरी, भयंकर भ्रष्टाचार और आर्थिक बदहाली सब शामिल थे। और हमने देखा कि कैसे 2005 में चुनावी बदलाव से ये दौर खत्म तो हुआ, लेकिन इसकी विरासत, इसकी यादें और इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल आज भी बिहार के समाज और राजनीति में जिंदा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक तरफ इस दौर में सामाजिक न्याय और दबे कुचले वर्गों को आवाज देने का एक अहम दावा था, जो अपने आप में एक जरूरी बात है। तो दूसरी तरफ इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। गवर्नेंस खत्म हो गई, इकोनॉमी बर्बाद हुई और लोगों को भयानक असुरक्षा में जीना पड़ा। भविष्य में बिहार के लिए इन दो जरूरी चीजों, सामाजिक बराबरी और एक असरदार जवाबदेह शासन, इनके बीच बैलेंस बनाना कितना जरूरी होगा और कितना मुश्किल भी, ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।